बहुत ही बेसिक इसका आंसर है कि टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहला अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका भी बहुत शॉर्ट आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे 25 को 75 से मल्टीपल करना है, अगर आप खुद मैनुअली करोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लोगे और गलती की भी गुंजाइश रहेगी। और अगर यही कैलकुलेशन आप अगर कंप्यूटर में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है ताकि मैनुअल अकाउंटिंग में होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट्स तैयार की जा सके। अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग इसको देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 2 वीडियो व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ERP9। देखिए दोस्तों, वैसे अकाउंटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फिर भी जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। 2 साल लगते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद में बीकॉम जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। उसके बाद में एमकॉम जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग जो है खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग चलती ही रहती है। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमें इसी वीडियो में अकाउंटिंग को समझना है। अब टैली ERP9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी हम उसी को समझेंगे। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब लिखना होता है और अंकन का मतलब अंक से होता है। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टैली ERP9 में किन अंकों को लिखा जाएगा इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल हमें बस इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP9 में रिकॉर्ड किया जाता है और यही हमारे टैली में अकाउंटिंग होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक व्यापार में जो लेन देन होता है उसे आपको टैली ERP9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और एक व्यापार में किस तरह के लेन देन होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, परचेज, कितना माल खरीदा। सेकंड, सेल्स, कितना माल बेचा। थर्ड, पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। फोर्थ, रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। फिफ्थ, क्रेडिटर्स, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। सिक्स्थ, डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। सेवंथ, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। एट्थ, स्टॉक, अपने पास कितने माल का स्टॉक है। नाइन्थ, एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। 10th, इनकम, कितनी इनकम हुई। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इन सब लेन देन को हमें टैली ERP9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। यकीन मानिए टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हमें टैली ERP9 में इन लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना है जो हम आगे चलकर सीखेंगे और बाकी की रिपोर्ट्स अपने आप तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है क्या वो टैली ERP9 सीख सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली ERP9 देखें। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 3 वीडियो और चैप्टर 3 है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ERP9। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के टैली सीख सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ।
12th या 10th पास हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फ़र्क है। टैली ERP9 भी उसी एक कोर्स की तरह ही है जिस तरह आप दूसरे कोर्स भी करते हैं, बट अकाउंटेंट बनने के लिए टाइम और हार्डवर्क दोनों की ज़रूरत है, और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ERP9 को भी सीखना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि टैली ERP9 का कोर्स करके, टैली ERP9 को अच्छे से समझकर, टैली ERP9 में काम करके आप अकाउंटेंट ज़रूर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैली ERP9 कौन कौन सीख सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको टैली ERP9 सीखने में और अकाउंटेंट बनने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंटिंग को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो अकाउंटेंट नहीं बन सकते, वो भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ में जो आगे बता रहा हूँ वो स्किल अगर बेटर है तो आसानी से अकाउंटेंट बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज अच्छा है तो आप टैली ERP9 का कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं और अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उतने ही ज़्यादा आप अकाउंट में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। टाइपिंग स्पीड, अगर नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है तब भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जितनी फास्ट आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ भी होगी। हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है मिस स्पेलिंग। बहुत से लोग मिस स्पेलिंग बहुत करते हैं। मिस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, सो जितनी कम मिस स्पेलिंग होगी उतना बेहतर है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स, BCom या MCom किया है तो ही अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये सब आपकी लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप वाकई में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखिए, बाकी का काम मैं करता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैली सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे कोर्स का चैप्टर 4 वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैली ERP9 को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो स्टेप 1 है हमारे पास में डाउनलोड टैली ERP9। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है डाउनलोड टैली ERP9 एंड एंटर। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट होगी www.tellysolution.com, जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड टैली ERP9 इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ERP सॉफ्टवेयर। ये टैली के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी को ओपन करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने टैली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो थोड़ा सा नीचे अपने को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर लेटर। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टैली जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास स्टेप 2 है इंस्टॉल टैली ERP9। देखिए, टैली को इंस्टॉल करना वैसा ही है जैसा आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी। वो कौन सी बात है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले सेटअप को हम रन करते हैं। आपके डाउनलोड फोल्डर में ये सेटअप जो है डाउनलोड हो गया होगा, तो इसको हम डबल क्लिक करके इसको रन करते हैं। देखिए, टैली ERP9 को आपको कभी भी C ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि मान लीजिए अगर कभी भी आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है और उसको फॉर्मेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने टैली को C ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं और टैली को आपने C ड्राइव में इंस्टॉल किया, तो जैसे ही आप फॉर्मेट करवाएंगे तो फॉर्मेट के साथ में सारा का सारा काम किया हुआ डाटा जो है आपका चला जाएगा। तो बस आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको टैली ERP9 को C ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी ड्राइव होती है, जैसे D ड्राइव होती है कंप्यूटर में या E ड्राइव होती है, वहाँ पे आप टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लैश तक, तो यहाँ तक हम सबसे पहले ये जो फोल्डर्स हैं इसको हटा देंगे। उसके बाद में ये जो C है इसको हम कर देंगे D। अगर आपके पास D ड्राइव है या E है, जो भी आपकी ड्राइव है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ आपको इस फोल्डर में इंस्टॉल करना है, D//tally.erp9। तो इस फोल्डर में आपको टैली को इंस्टॉल करना है।
अब यहाँ पे सीधा आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और आपका टेली ERP9 जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन 2 स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से टेली ERP9 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम्हारे आज मैंने अपनी थीसिस प्रेजेंटेशन भी छोड़ दी। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 5 हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग विद टेली ERP9। तो दोस्तों हमने टेली ERP9 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना तो सीख लिया है, लेकिन टेली को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि टेली ERP9 को कहां से सीखना शुरू करें। टेली ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए टेली ERP9 में हम किसी भी शोरूम या शॉप की अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी शोरूम या शॉप का काम कैसे और कहां से शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमें उस शोरूम या शॉप की कंपनी टेली ERP9 में क्रिएट करनी पड़ती है और कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। बस हमें उस शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए जो इस प्रकार है: कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी के ईमेल एड्रेस, कंपनी की सिटी एंड स्टेट, कंपनी के पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर और GST नंबर। बस ये बेसिक से डिटेल डाल करके आप टेली ERP9 में एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप टेली ERP9 में चाहे जितनी अलग अलग कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, 5, 10 या 20 जितनी भी जरूरत है उतनी अलग अलग कंपनी क्रिएट की जा सकती है। और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 चैप्टर और हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले सीखने जरूरी है। पॉइंट नंबर 8 फाइनेंशियल ईयर और पॉइंट नंबर 9 GST नंबर। तो अब इसी आधार पर हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर कुछ इस तरह होंगे। चैप्टर 6 हमारा होगा व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर और चैप्टर 7 होगा हमारा व्हाट इज GST। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जिस तरह अंग्रेजी का नया साल शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को, जिस तरह हिंदू नववर्ष शुरू होता है 1 चैत्र से और खत्म होता है फाल्गुन को, जिस तरह उर्दू का नया साल शुरू होता है 1 मुहर्रम से और खत्म होता है जिलहिज्जा को, उसी तरह जो व्यापार जगत के लोग हैं जो किसी ना किसी तरह के व्यापार या बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनका भी एक नया साल होता है और उनका नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो जैसे अभी चल रहा है सन 2019, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो 2019 और 2020 ये दोनों मिलकर बनते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। अब किसी भी बिजनेस या किसी भी व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी लेन देन होंगे वो 1 अप्रैल से काउंट किए जाते हैं, ना कि 1 जनवरी से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे पूछे कि पिछले साल आपकी कितनी बिक्री हुई, तो मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर की नहीं बताऊंगा, बल्कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बिक्री बताऊंगा। व्यापार जगत का यही साल होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 7 व्हाट इज GST। तो सबसे पहले बता देता हूं कि GST 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले वेट था जिसकी फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जबकि वेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो इसमें हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए GST की फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं और GST की डेफिनेशन को समझते हैं। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगाया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST कहलाता है।
आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1200 रुपये का एक मोबाइल खरीदा तो उसमें 200 रुपये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। असल में बिल में मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये होती है जिसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, यानी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है, और बाकी के 200 रुपये टैक्स होता है जो पहले वेट कहलाता था और अब जीएसटी कहलाता है। हम ये सोचते हैं कि शॉप ओनर के पास इस मोबाइल के पूरे 1200 रुपये रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने मोबाइल के 1200 रुपये दिए, उसमें 1000 रुपये तो मोबाइल की वैल्यू है और 200 रुपये टैक्स है जो हमने शॉप ओनर को पे किया, और ये 200 रुपये शॉप ओनर को सरकार को जमा कराने होते हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जो टैक्स पे करते हैं वो सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब शॉप ओनर कैसे टैक्स चुकाता है यही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। अगर जीएसटी ना हो तो जो मोबाइल हम मार्केट से 1200 रुपये में खरीदते हैं वो हमें 1000 रुपये में मिल सकता है, लेकिन देश को भी तो चलाना है। सारी सरकारी सुविधाएं इन्हीं टैक्स के रुपये पर चलती है। हर एक प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और हम रोज सरकार को टैक्स भरते हैं। हम सभी इस देश को चलाने में भागीदार हैं। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है और किस पर लगता है, ये समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को उठाएंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, व्यापार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस केवल 2 ही तरह का होता है। पहला, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसमें फ्रिज, एसी, टीवी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मोबाइल की शॉप जिसमें मोबाइल को खरीदा जाता है और मोबाइल को बेचा जाता है। ये सब परचेज एंड सेल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा जाता है। दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयरिंग, होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज की कैटेगरी है जिसमें ना तो कोई माल खरीदा जाता है और ना ही कोई माल बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की कोई सेवा दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो ये 2 तरह के बिजनेस होते हैं, इस 2 तरह की बिजनेस कैटेगरी होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि इससे जीएसटी में पंजीकरण करवाना जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिनकी 1 साल की सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं, जिनका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, यानी 1 साल में 40 लाख से ज़्यादा माल बेच देते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और जो 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज देते हैं, यानी मान लीजिए 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज का टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको जीएसटी का पूरा लेन देन रखना पड़ता है। इसीलिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना पड़ता है। जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ एप्लीकेंट, बैंक अकाउंट फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेंट, वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरी चीज, रेंट एग्रीमेंट अगर दुकान किराए पर है तो, और फर्म का नाम। ये डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 या 2 डॉक्यूमेंट की और जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के बाद 3 से 5 दिन में एक नंबर मिलते हैं जिसे जीएसटी नंबर कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जीएसटी नंबर 15 डिजिट के होते हैं।
जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान का स्टेट कोड है 08। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पैन नंबर अगले 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है, पैन कार्ड में जो 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसमें से कोई भी एक नंबर अगला 1 डिजिट होता है। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है बाय डिफॉल्ट जेड होता है, और लास्ट का 1 डिजिट रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं जीएसटी नंबर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। फिलहाल करंट में आज डेट 20/11/2019 तक 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है, जो आगे जाकर के बदल भी सकती है। तो फिलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरह की सर्विसेज पर लगती है, जो इस प्रकार है। 0% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद बीज, दूध या अंडे। 5% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर, स्पाइसेस एंड टी। 12% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। 18% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन या स्कूल बैग्स। और लास्ट है 28% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एयर कंडीशनर, सीमेंट या लग्जरी आइटम। अब यहाँ पर हमने केवल कुछ ही आइटम का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए 5 टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जितना भी टैक्स लगता है वो बिल पर लिखा हुआ होता है। और दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप किन किन प्रोडक्ट की जीएसटी रेट्स जान पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ जीएसटी अप्लाई, यानी जीएसटी कैसे लगता है। जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है तो जो टैक्स बिल में लग के आता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। परचेज में जो टैक्स लगता है वो एक तरह से सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से ये टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। जैसे जब वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे तब जो टैक्स बिल में हम लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था। लेकिन प्रॉफिट के टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपये का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपये। तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपये का, और जो 5 रुपये हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। अब हम सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपये का खरीदा था उसे 110 रुपये में बेचेंगे, और 110 रुपये में बेचेंगे तो 110 रुपये का 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपये 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 5 रुपये टैक्स पहले ही पे कर दिया जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपये 50 पैसे टैक्स लिया, यानी 10 रुपये प्रॉफिट का 5% टैक्स 50 पैसे। इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 पैसे हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी लग के आता है, और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। अब जीएसटी को 2 तरह से वसूला जाता है। पहला है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने राजस्थान से ही खरीदा और राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया,
तो SGST एंड CGST लगता है, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और उस पर SGST लगेगा 6% 60 रुपये और CGST लगेगा 6% 60 रुपये। तो इस तरह टोटल मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी 1120 रुपये। दूसरा है IGST यानी इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे मैं राजस्थान का हूँ और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा, तो IGST टैक्स लगता है, वो भी जितनी टैक्स रेट है उसका 100%। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान में नहीं पंजाब के किसी कस्टमर को बेचा, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और IGST लगेगा पूरा 12% 120 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 1120 रुपये। तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट में खरीदा जाता है या खुद के ही स्टेट में बेच दिया जाता है, तो SGST प्लस CGST लगता है 50-50%। और अगर किसी भी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता है या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, तो IGST लगता है, वो भी टैक्स का 100%। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, यानी GST रजिस्ट्रेशन के प्रकार। GST में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, जिसमें पहली है कंपोजिशन फर्म और दूसरी है रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फ़र्क है, ये हम अगले चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में देखेंगे। चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म। जैसा कि मैंने बताया, GST में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पहली कंपोजिशन फर्म एंड दूसरी रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फ़र्क होता है ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर किसी फर्म की 1 साल की सेल यानी 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो फर्म को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और अगर किसी फर्म की 1 साल की सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म की 1 साल की सेल 1.5 करोड़ से कम है, तो प्रोपराइटर चाहे तो भी रेगुलर में फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रेगुलर फर्म के लिए कोई ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लो किसी ने ये सोच के कंपोजिशन में फर्म रजिस्टर्ड करवाई थी कि उसकी 1 साल की सेल 1.5 करोड़ से कम ही होगी और 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई, तो कंपोजिशन फर्म को रेगुलर करवाना अनिवार्य है। लेते हैं अगला पॉइंट, GST रिटर्न। कंपोजिशन फर्म को क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक बार रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे CMP08 रिटर्न कहते हैं। और रेगुलर फर्म को हर महीने एक रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे GSTR 3B रिटर्न कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। कंपोजिशन फर्म में परचेज पर लगने वाली GST की इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही सेल पर GST लगाया जा सकता है। यानी परचेज में जो टैक्स हमने सरकार को पे कर दिया, उसको कस्टमर से भी वापस नहीं लिया जा सकता। रेगुलर फर्म को इनपुट GST और आउटपुट GST का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी हर मंथ कितनी परचेज की और उस पर कितना टैक्स पे किया, और हर महीने कितनी सेल की और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, टैक्स लायबिलिटी। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितना सेल करती है, उसको रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 महीने में 2.5 लाख रुपए की सेल हुई, तो 2.5 लाख रुपए का 1% यानी 2500 रुपये सरकार को पे करना पड़ता है। और रेगुलर फर्म में GSTR 3B रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर टैक्स पेबल बनता है तो टैक्स पे करना है, नहीं तो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने में 1000 रुपये की परचेज की, जिस पर 500 रुपये टैक्स परचेज के साथ ही पे कर दिया,
और उसी महीने 1200 रुपये की सेल की जिस पर 700 रुपये टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। बाकी का बैलेंस यानी 700 रुपये हमने टैक्स कलेक्ट किया और 500 रुपये हम ऑलरेडी पे कर चुके। 700 माइनस 500, जो 200 रुपये हमने कस्टमर से एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं वो सरकार को पे करना है। और अगर ये मान लो हमारी सेल 1200 रुपये ना होकर के 800 रुपये ही हुई और कस्टमर से टैक्स हमने 300 रुपये ही कलेक्ट किया, तो अब भी 200 रुपये हमारे सरकार के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट रहेंगे, टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ एंट्री। कंपोजिशन फर्म में टैली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर SGST एंड CGST या IGST नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड आइटम की वैल्यू डालकर एंट्री कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई 1200 रुपये का मोबाइल खरीदा तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 1000 रुपये मोबाइल की वैल्यू होती है और 200 रुपये जो है वो होता है टैक्स। तो कंपोजिशन फर्म को डायरेक्ट 1200 रुपये की एंट्री करनी पड़ती है, उसमें वो SGST एंड CGST नहीं लगा सकता। और रेगुलर फर्म में टैली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर आइटम की टैक्सेबल वैल्यू अलग लिखी जाती है और उस पर लगने वाला टैक्स SGST एंड CGST या फिर IGST लगाया जाता है। लेते हैं अगला पॉइंट है हमारा नेम ऑफ इनवॉइसेस। कंपोजिशन फर्म में जो बिल बनता है उसे बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं और रेगुलर फर्म में जो बिल बनता है उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। अब लेते हैं इनका एडवांटेज। कंपोजिशन फर्म में बुक्स कीपिंग करना इजी है, यानी अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत आसान है और क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक ही रिटर्न लगाना पड़ता है। रेगुलर फर्म का एडवांटेज ये है कि रेगुलर फर्म में परचेज पर इनपुट टैक्स लिया जा सकता है और सेल पर दूसरी फर्म को टैक्स दिया जा सकता है। यानी अगर कोई रेगुलर कस्टमर जिसकी एक रेगुलर फर्म है वो हमसे एक इनपुट का बिल मांग ले या इनवॉइस मांग ले जिसमें टैक्स लगा हुआ, तो वो बिल हम कस्टमर को दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। कंपोजिशन फर्म में अगर कोई कस्टमर रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन फर्म वाले से इनपुट लेने के लिए विद टैक्स इनवॉइस मांग ले, तो कंपोजिशन फर्म वाला इनवॉइस नहीं दे सकता। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि कंपोजिशन फर्म वाला SGST एंड CGST नहीं लगा सकता, उसको डायरेक्ट आइटम की वैल्यू लिखनी पड़ती है। और रेगुलर फर्म का डिसएडवांटेज ये है कि हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है, उसमें भी टैक्स मिसमैच का पूरा ध्यान रखना पड़ता है।